So, dear students, Assalamu alaikum. I hope you are safe and sound at your home. So, in previous lecture, we discussed the branches of physics, but here we discuss two main branches of physics. So, we started the video lecture on branch of physics. So, there are two main branches of physics. First one is classical physics, whereas second one is quantum physics. Physics can be classified into two main branches. First one is classical physics, whereas second one is quantum physics. So first one is classical physics. Classical physics believe in singular nature, only the particle nature of matter. ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, ये जो हमारे पास 1890 से बिफोर जो भी फिजिक्स था, इस फिजिक्स को हम नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स. मीन्स क्लासिकल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी only the and it deals with the study of believe in the singular nature, only the particle nature of matter. So ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, ये कौन से टर्म पे डिपेंड करे है, कौन से लॉज पे डिपेंड करे है. एक तो हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स और मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं. ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है बिफोर 18th सेंचुरी जो हमारे पास फिजिक्स था, इस फिजिक्स को हम नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स. Means it is the physics which was before 18th century. Means the before 18th century are known as classical physics. Whereas this classical physics was discovered by the Sir Isaac Newton. ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, ये सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया. मीन्स ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, ये सर आइजैक न्यूटन के लॉज पे डिपेंड करा है. इसकी वजह से इसका जो हमारे पास दूसरा नाम है वो है न्यूटन एंड फिजिक्स. So it was discovered by Sir Isaac Newton. So it is also known as Newtonian physics. So how we can define the term classical physics? So classical physics is the study of average object, average size object. Here average size object means those objects which are move with a relative speed. Relative speed means object whose speed is less than the speed of object. ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में हम स्पेशली एवरेज साइज ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एवरेज साइज वाले ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. एवरेज साइज का मतलब है वो ऑब्जेक्ट न ज़्यादा बड़ा होगा और न ज़्यादा छोटा होगा. इसकी वजह से एवरेज साइज का ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं एवरेज साइज ऑब्जेक्ट. मीन्स रिलेटिवली लो स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट. सो सर आइजैक न्यूटन टेक द एग्जांपल फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन. सो ही सिलेक्टेड दोज ऑब्जेक्ट व्हिच आर सीन बाय द हेल्प ऑफ नेक्ड आई. सर आइजैक न्यूटन ने अपने इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में उस ऑब्जेक्ट का हमें एग्जाम्पल दिया जिस ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते थे. मीन्स द क्लासिकल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूज ऑब्जेक्ट which are seen our by the help of our naked eye. मीन्स क्लासिकल फिजिक्स सिंपली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स उस ऑब्जेक्ट से वाबस्ता है जिसको हम स्पेशली अपने आँखों से देख सकते हैं. मीन्स द फिजिक्स which deals with the study of huge object which are seen our naked eye. So classical physics is discovered by the Sir Isaac Newton and the before 18th century of physics are known as classical physics. So here the famous scientists of classical physics are Ampere, Faraday and Maxwell. ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स के हमारे पास जो फेमस साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले हमारे पास एम्पियर है, उसके बाद हमारे पास फेराडे है और उसके बाद जो हमारे पास है वो है मैक्सवेल है. मीन्स एम्पियर, फेराडे एंड मैक्सवेल आर द साइंटिस्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. ये उस दौर के साइंटिस्ट थे जिसने क्लासिकल फिजिक्स पे बहुत काम किया. सो दीज साइंटिस्ट वर्कड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. जब ये साइंटिस्ट उस दौर में काम कर रहे थे, उसके दौर में ये जो हमारे पास फिजिक्स का ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म था, वो उसके दौर में ये न्यू ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स थे और ये उस वक्त ये डिस्कवर हुए थे. सो दीज अबव साइंटिस्ट वर्क द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दीज नेम्ड एज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म.
इन द क्लासिकल फिजिक्स द ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज ए एब्सोल्यूट, जबकि हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स में इस साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट को एज ए एब्सोल्यूट कंसिडर किया। अभी हमारे पास सवाल हो रहा है कि हमारे पास जो टर्म एब्सोल्यूट है इसका क्या मतलब है। मीन्स डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट in motion then it must be in motion, if any object at rest then it must be in at rest. Here I can define the term absolute. Absolute का मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन देन इट मस्ट बी कम इन मोशन, वेयर इफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ in the state of at rest. Whereas Newton considered that time is absolute. सर आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स में क्या किया? सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये बताया कि ये जो हमारे पास टाइम है ये एब्सोल्यूट है। और उसके बाद जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स का जो 3rd नंबर पॉइंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द एटम एंड इट इज इंडिविजिबल। क्लासिकल फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट था, ये जो हमारे पास एटम है ये एक इंडिविजिबल है और उसको हम ज़्यादा तकसीम नहीं कर सकते हैं। मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम एंड इट इज़ इंडिविजिबल। क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था, ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है ये हमारे पास एक तो इंडिविजिबल है और इसको हम ज़्यादा ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। सो दे टोल्ड दैट मैटर विल बी क्रिएटेड व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर कंबाइंड। क्लासिकल फिजिक्स में साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट ये था, ये जो हमारे पास एटम है, एटम तब क्रिएटेड होगा जब हम मैटर तब क्रिएट होगा जब हम एटम्स की कॉम्बिनेशन करेंगे। मीन्स एटम की कॉम्बिनेशन होने के बाद ये मैटर क्रिएट होगा। इट मीन्स दैट मैटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, सो व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड देन दे विल बी फॉर्म्ड एज मैटर। इसने ये कहा ये जो हमारे पास मैटर है, मैटर का क्रिएशन तब होगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होके फिर मैटर क्रिएट होगा, वरना क्रिएट नहीं होगा। और इन साइंटिस्ट का ये कॉन्सेप्ट था, ये जो हमारे पास टर्म एटम है ये एटम एक तो इंडिविजिबल है और इस एटम को हम ज़्यादा तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स मॉडर्न फिजिक्स बिलीव इन द ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मीन्स इट बिलीव इन द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ मैटर। ये जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स जो है दोनों पे बिलीव कर रहा है, ड्यूअल नेचर पे बिलीव कर रहा है, मीन्स पार्टिकल पे बिलीव कर रहा है, और ये जो हमारे पास वेव पे भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है साइंटिस्ट था, ये जो डिपेंड कर रहा है मॉडर्न फिजिक्स, एक तो ये क्वांटम प्लांक्स क्वांटम पे डिपेंड कर रहा है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो डी ब्रोगली वेव आइडिया मैटर पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फिजिक्स विच आर आफ्टर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बाद जो हमारे पास फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हम नाम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मिन्यूट ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट सीन अवर नेक्ड आई। ये जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है या जो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में स्टडी करें जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन द मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the smallest particle, means object or particle which cannot seen our naked eye, means वो पार्टिकल जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकें। फिजिक्स की इस ब्रांच को हम नाम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स मॉडर्न फिजिक्स डिपेंड अपॉन टू मेन टर्म। फर्स्ट वन इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, वेयर सेकंड वन इज डी ब्रोगली आइडिया ऑफ वेव मैटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आइंस्टाइन, और सर आइंस्टाइन ने 1905 में एक फेमस इक्वेशन दिया जिसको हम नाम देते हैं मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन। सो E इज इक्वल MC स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे E इज इक्वल MC का क्या मतलब है? सर आइंस्टाइन ने हमें ये कहा था
ये जो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास मैटर है इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आइंस्टाइन ने हमें ये कहा, जे आइंस्टाइन टोल्ड अस दैट लाइट इज ए वेव एंड मूव इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये जो हमारे पास लाइट है, ये लाइट एक वेव है और ये फोटॉन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म फोटॉन? फोटॉन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं फोटॉन। सो इट इज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर मूव विद नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अभी मॉडर्न फिजिक्स हम इसको कहते हैं कि स्पेशली हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, उस पार्टिकल की स्टडी करेंगे जिसका वेलोसिटी, जिसका स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। मीन्स मॉडर्न फिजिक्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन द मॉडर्न फिजिक्स. Modern physics is the branch of physics in which we study about the particle means whose velocity equal to the velocity of light. मीन्स मॉडर्न फिजिक्स में हम उस पार्टिकल की स्टडी करेंगे जिसका वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा. सो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर गया, द साइंटिस्ट आइंस्टाइन गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जैसा जैसे टाइम गुजर गया, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया. इस थ्योरी को हम नाम देते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो हियर रिलेटिविटी मीन्स, रिलेटिविटी का क्या मतलब है? रिलेटिविटी का मतलब ये है ऑल द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट व्हिच आर रिलेटिव विद ईच अदर. आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कहा, जो हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट हैं या जो सारे थिंग्स हैं वो आपस में रिलेटिव हैं, दे आर रिलेटिव विद ईच अदर. सो हियर we define according to Einstein. आइंस्टाइन ने हमें क्या कहा? आइंस्टाइन ने हमें ये कहा, ये जो हमारे पास सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कंसीडर एज रिलेटिव. ये जो हमारे पास सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने नाम दे दिया रिलेटिव. अभी हमारे पास सवाल और उसके बाद दूसरा हमारे पास आइंस्टाइन है. आइंस्टाइन ने ये कहा, ये जो हमारे पास रेस्ट है या हमारे पास मोशन है या जो हमारे पास टाइम है, ये सारे आपस में रिलेटिव हैं. मीन्स द रेस्ट, मोशन एंड टाइम आर कंसीडर्ड एज ए रिलेटिव. उसके बाद क्या हुआ, जैसा जैसा टाइम गुजर गया, मीन्स बाय द पैसेज ऑफ टाइम रदरफोर्ड चैलेंज द कांसेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट था, इसने चैलेंज किया और इसने ये कहा, एंड इट टोल्ड अस दैट एटम वर नॉट स्मॉलर. रदरफोर्ड ने हमें ये कहा, जो हमारे पास एटम है, जो हमारे पास हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो एटम है वो तो एक इंडिविजुअल है जिसको हम ज़्यादा तकसीम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ये ब्रोकन नहीं हो सकेगा. मगर जैसा जैसे टाइम गुजर गया, रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड ने चैलेंज किया, ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है ये गलत है, और इसने ये कहा एटम को हम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रोकन कर सकते हैं. सो एटम कैन बी broken into smallest particle. So when the atom is broken, न्यूक्लियस विल बी जनरेटेड. सो जैसा जैसे इन लोगों ने एटम को ब्रोकन किया और इसके लिहाज से हमारे पास न्यूक्लियस की जनरेशन शुरू हो गई, मीन्स न्यूक्लियस क्रिएट हो गया. उसके बाद उसने ये कहा कि देन आफ्टर वेरियस पार्टिकल वर डिस्कवर. जैसे हम उसके बाद जैसा जैसा हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया. इसका मतलब ये है, रदरफोर्ड ने हमें ये कहा, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, एटम को हम ज़्यादा डिफरेंट पार्ट में तकसीम कर सकते हैं. और डिफरेंट पार्ट कौन से हैं? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया. उसके बाद हमारे पास सवाल हो रहा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बेटे, इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कार्क से बन रहे हैं. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज कार्क्स आर मेड अप, वेयर एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मेड फ्रॉम द कार्क्स. ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, जबकि हमारे पास जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो कार्क से बन रहे हैं. सो हमारे पास जहाँ पे जो अदर साइंटिस्ट थे जिसने रदरफोर्ड की कॉन्सेप्ट को इसने एक्सटेंडेड किया. एक्सटेंडेड का मतलब ये है, हमारे पास कुछ न्यू साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया कि ये जो हमारे पास रदरफोर्ड कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. इसमें हमारे पास फेमस साइंटिस्ट कौन थे? मीन द अदर साइंटिस्ट दैट एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ रदरफोर्ड. ये जो हमारे पास कुछ न्यू साइंटिस्ट थे जिसने देखा, ये जो हमारे पास रदरफोर्ड कह रहा है कि हम एटम को ज़्यादा तकसीम कर सकते हैं, और जो हमारे पास फेमस साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? सबसे पहले हमारे पास बोर है,
और दूसरा हमारे पास है ड्यूब्रोगली है। जो हमारे पास बोर और ड्यूब्रोगली थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था कि एटम वाज ब्रोकन, सो दे सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया कि ये जो हमारे पास रदरफोर्ड कह रहा है वो सही कह रहा है। उसके बाद हमारे पास जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स की हमारे पास जो लेटेस्ट ब्रांचेज हैं वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन से हैं, हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स हमारे पास ये मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। जबकि हमारे पास एटम फिजिक्स वो भी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। जबकि हमारे पास जो प्लाज्मा फिजिक्स है वो भी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेज में है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ऑप्टिकल फिजिक्स हो गया और जो बायो फिजिक्स होगा, ये सारे जो हैं मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच हैं। हमने ये सारे फिजिक्स के पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था, इसकी वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारा जो न्यू स्पेशली टॉपिक होगा वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तान साइंटिस्ट होगा। सो आप डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे पास रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तान साइंटिस्ट को पढ़ के हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तान साइंटिस्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।